दोस्तों नमस्कार। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पूरा देश इस समय शोक में है और सरकार से जवाब चाहता है कि क्या कारण है बोइंग 787 क्रैश हुआ, क्यों उसको पायलट नहीं संभाल सका, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट थी। यहां तक कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह कोई साजिश तो नहीं थी। और इसका जवाब तभी मिल सकता है जब ब्लैक बॉक्स की जांच हो। ब्लैक बॉक्स आज मिला है, लेकिन 24 घंटे उसे क्यों लग गए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी जो मुद्दा है कि सरकार सवालों से क्यों भाग रही है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, अहमदाबाद से ही चुनाव जीत करके आते हैं। कल अमित शाह तत्काल पहुंचे थे और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ा हैरत अंगेज था। उन्होंने जिम्मेदारी लेने के बजाय ये बयान दिया कि ये दुर्घटना थी, इसे कौन रोक सकता है। ये बात सही है कि दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता, लेकिन दुर्घटना क्यों हुई और दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है, दुर्घटना आगे ना हो इसको लेकर के जवाबदेही किसकी होगी। क्या सिविल एविएशन मिनिस्टर इसके जवाबदेह नहीं होंगे? प्रधानमंत्री क्या जवाबदेही उनकी होगी कि नहीं होगी? गृह मंत्री वहीं से आते हैं, उनकी जवाबदेही होगी कि नहीं होगी? यह वो विमान हादसा है जो भारत में अपने आप में सबसे बड़ा हादसा, और हो सकता है कि दुनिया में इसके एक आध दो ही उदाहरण मिले। 242 लोग जिसमें सवार थे, सिर्फ एक व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार जो जीवित बचे। इसके अलावा सारे लोग ध्वस्त खत्म हो गए, एक तरह से खाक हो गए उसमें। तो सवाल ये पूछा जा रहा है, लेकिन जो सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो नागरिक उड्डयन मंत्री कल गए थे, उन्होंने जो रील जारी किया, जो वीडियो जारी किया, उसमें पीछे म्यूजिक चल रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो निकल करके आए, उसमें एक ऐसी तस्वीर जिस पर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो हवाई जहाज के टेल में जो पूंछ होती है, जो उस बिल्डिंग के ऊपर रखी हुई थी, आगे का हिस्सा जल गया था, उस टेल के साथ नरेंद्र मोदी की फोटो किस एंगल से खींची गई है। और ध्यान रखिएगा कि टेल में ही, उसी पूंछ में ही ब्लैक बॉक्स होता है। ऑब्वियस है कि जिस एंगल से वो फोटो खींची गई, अगर आपने देखी हो, कैमरामैन लेटा होगा तभी वो फोटो आ सकती है। और ये टेल कितनी महत्वपूर्ण है, और सवाल ये भी है कि ब्लैक बॉक्स को क्यों नहीं खोजा गया था अभी तक, अब वो क्यों मिल गया है? क्योंकि ब्लैक बॉक्स दरअसल हवाई जहाज के पूंछ में ही होता है, टेल में ही होता है। तो क्या इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री आएंगे, पहले फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा? ये तो अगर है तो ये बड़ा अद्भुत है कि फोटोग्राफी जरूरी है या ये जानकारी जरूरी है कि यह हादसा क्यों हुआ। और ये इतना भयानक हादसा कि जिसमें ऐसे ऐसे लोगों की जान गई है। कुछ तो हॉस्टल में जो लोग उस समय भोजन कर रहे थे, जो नौजवान जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो मारे गए हैं। उनकी संख्या कितनी है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आधिकारिक कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन विमान में सवार 241 लोगों का तो आधिकारिक आंकड़ा है, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। कुछ और भी उसमें लोग बैठे हुए थे, जो वीआईपी थे, जो पॉलिटिकल लोग थे। बाकी जो लोग थे वो उसमें विदेशी नागरिक थे, 60-70 करीब 60 से ज्यादा विदेशी नागरिक थे। इंग्लैंड से 50 से ज्यादा लोग थे, और जो गुजरात के लोग थे, और दूसरी जगह से जो लंदन जा रहे थे। चूंकि लंदन में, ब्रिटेन में बहुत सारे गुजराती रहते हैं, तो जब वो यहां से जाते हैं तो लगेज भी उनका ढेर सारा होता है। यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर
जो दो इंजन थे क्या दोनों फेल हो गए क्या टेक ऑफ करते समय, जिसको हम लोग बाइक में या कार में जिसको एक्सीलेटर कहते हैं कि एक्सीलेटर जो उसमें कहते हैं पावर पूरी तरीके से नहीं ले पाया, तो क्या वजन ज़्यादा था, फ्यूल इतना ज़्यादा था, 1 लाख से ज़्यादा लीटर फ्यूल था, सामान रहा होगा और यात्रियों से वो पूरी फ्लाइट भरी हुई थी। तो क्या इस वजह से वो फ्लाइट टेक ऑफ करने में सक्षम नहीं हो पाई, ऊपर नहीं जा पाई? लेकिन कोई संकेत तो मिलना चाहिए। पायलट जो होता है उसको संकेत मिलते हैं, और संकेत मिलते हैं, और बल्कि उसके पहले अगर वजन ज़्यादा है तो जो स्क्रीन लगी होती है वो स्क्रीन पूरा बताती है कि वजन ज़्यादा है या कम है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रेशर बिल्डअप होता है। तो ये हुआ क्या, अगर एक इंजन फेल भी हुआ है तो दूसरा इंजन क्यों नहीं चालू हुआ? क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हुए? हालांकि जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर पहला इंजन फेल हुआ होता तो जो हवाई जहाज है वो थोड़ा हिलता, ये हिला नहीं। ऊपर जाने के बाद फिर सीधे नीचे की तरफ आने लगा और जाकर के वो हॉस्टल जो था बीजी मेडिकल कॉलेज के, उस हॉस्टल से जाकर के टकरा गया और पूरी तरीके से जल गया, राख हो गया। तो टेक्निकल बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं, लेकिन असली तो जानकारी ब्लैक बॉक्स से निकल करके आएगी और इसकी जांच बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरीके से किनारा कर रही है इस मुद्दे पर, नरेंद्र मोदी ने भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं तो किसी की तो जिम्मेदारी तय कर सकते थे। नायडू साहब जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, और जो हवाई जहाज भले ही वो टाटा कंपनी का हो, लेकिन उसके रखरखाव की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वो सिविल एविएशन मिनिस्टर की होती है, मिनिस्ट्री की होती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय रखरखाव का काम देखता है, और जो हवाई अड्डा है, जो एयरपोर्ट है, वो अडानी की कंपनी उसकी देखरेख करती है। तो ये दोनों के बावजूद अब इसमें जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या अडानी के एयरपोर्ट पर जो चीजें हो रही थी, जो इंजीनियर्स ने उसकी जांच की होगी, ये क्यों हुआ? जब वो हवाई जहाज दिल्ली से अहमदाबाद गया है तो उसका एसी चालू नहीं था, कहीं से पानी टपक रहा था। ये सारी शिकायतें उसके पहले के एक यात्री ने शेयर की थी अपने वीडियो में, इसके बावजूद नहीं ध्यान दिया गया। तो ये क्या था? ये इस तरह की जो हीला हवाली है, क्या वो दोषी है, या जो बोइंग 787 है उसकी जो मशीनरी है वो मशीनरी में ही गड़बड़ी है बुनियादी तौर पर? क्योंकि इसके पहले एक विशुल बिलवर थे जो उसी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने कहा था कि बड़ा हादसा कोई हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। वो व्यक्ति, उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। लेकिन ये हादसा उस व्यक्ति की याद दिलाता है और ये सवाल खड़ा करता है कि बोइंग 787 जिसके अपने टेक्नोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, तो जोखिम भरा है इन हवाई जहाजों में यात्रा करना। बीच में तो ये हुआ था कि इसको रोक दिया गया था, फिर उसने सुधार करके कहा कि हमने इसको अपडेट कर दिया है। तो टाटा कंपनी जिस तरह चला रही है, और यहीं एक बड़ी जिम्मेदारी दिखाई पड़ती है कि आप निजीकरण करके क्या सरकार अपना पूरा पल्ला झाड़ ले रही है? रेलवे में अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये कह दिया जाएगा कि रेलवे साहब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि ये एयरलाइंस कंपनी थी, वो प्राइवेट थी, इसलिए उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। या कोई इसी तरह की और दुर्घटना हो तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसके पहले, खास करके 14 के पहले ये सब नहीं होता था, जिम्मेदारियां तय होती थी। चाहे वो आतंकवादी हमला हो, या फिर कोई रेल हादसा हो, कोई हवाई हादसा हो, ये जिम्मेदारी तय होती थी। अभी कर्नाटक में जो हुआ, जो मैच के दौरान जो भगदड़ मची जिसमें 10-11 लोगों की मौत हुई, उसमें कर्नाटक सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन यहां पर कोई कार्रवाई नहीं है किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी अथॉरिटी के खिलाफ, एयरलाइंस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, और अभी वो जांच प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि ब्लैक बॉक्स जिसका रंग ही गुलाबी होता है, वो ब्लैक कलर का नहीं होता है, ब्लैक
बॉक्स उसको कहा जाता है, जो हवाई जहाज की टेल में होता है। अब उसकी जांच में कुछ चीज़ें सामने आएंगी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई क्या वजह थी इस हादसे की। लेकिन क्या इस वजह से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? कदापि नहीं। ये आप कह सकते हैं कि साहब समय नहीं है सवाल पूछने का, तो कब सवाल पूछे जाएंगे? इस हादसे पर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कब पूछा जाएगा? पहलगाम में जो हादसा हुआ उसमें जो जो आतंकवादी चिन्हित किए गए थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वो पकड़े गए या मारे गए, इसके बारे में कुछ भी नहीं है, तो उस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? 28 करीब 26 लोग उसमें मारे गए थे, तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? डेमोक्रेसी में, संवैधानिक व्यवस्था में सरकार मालिक नहीं है, मालिक नागरिक होता है। संविधान की पहली पंक्ति है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मालिक नागरिक है और एक नागरिक का अधिकार है, उस अधिकार के तहत जो लोग मारे गए हैं उनके अधिकार भी वो क्यों, किसकी वजह से, किसकी जिम्मेदारी, किसका फॉल्ट? कई परिवार ऐसे जो हंसते खेलते जो सेल्फी ले रहे थे, जिनको कुछ लोग विदा करने आए थे, एक व्यक्ति जिसकी प्रेमिका उसे मारी कि ढेर सारे, एक बच्चा जो फुटपाथ पर सोया हुआ था, चाय बेचता था, वो मारा गया, मेडिकल के छात्र मारे गए। तो ये कितनी भयावह है हादसा है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ये भारत जैसे लोकतंत्र में, जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जहां नेहरू ने डेमोक्रेसी को मजबूत किया, वहां पर जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं कि सरकार क्यों भाग रही है। शुक्रिया।